तो हाय एवरीवन। तो हमारे साथ जुड़े हैं अनुराग। और ये अभी सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर है। इन्होंने 2018 का जो एसएससी का एग्जाम हुआ था उसको क्रैक किया था। और अभी सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे ये काम कर रहे हैं। तो हाय अनुराग। हेलो। हेलो अभिषेक। सो आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे। तो ये एक्चुअली सेलेक्टेड है, तो आपको इनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। क्या स्ट्रैटेजी होते हैं, क्या काम है, ठीक है, आप जब इंस्पेक्टर बन के जाते हैं तो क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग बात करेंगे। थोड़ा एक हेल्दी डिस्कशन होगा, ठीक है। तो अनुराग, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम निकाल कर आप आए और हमारे साथ जुड़े। और आई होप कि आप जो स्ट्रैटेजी बताएंगे, जो आप एडवाइस देंगे, वो जो एस्पिरेंट है उनको कुछ फायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। तो अनुराग, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, अभी आप सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर में हैं, तो क्या प्रोफाइल है आपका, अभी क्या करना पड़ता है? 2018 से आप 2018 के बैच में थे, तो आपको कब ज्वाइनिंग मिली और अभी तक आपका क्या जर्नी है रहा है? तो वही मैं 2018 से सिलेक्टेड था। और हाँ हाँ। जो भी इस सर्किट में उनको पता है कि हमारी ज्वाइनिंग के टाइम पे काफी लेट हो रहा था, थोड़ा कोविड वगैरह भी हम्म आ गया था बीच में। तो हम्म 18 का पेपर एक्चुअली मेरा जो फाइनल सब सिलेक्शन होकर जो मैंने ज्वाइन किया है वो मैंने ज्वाइन किया 27 दिसंबर 2021 को। हम्म और उसके बाद से मैं कुछ समय तक रेंज में काम कर रहा था। और उसके हम्म। बाद अभी मैं प्रिवेंटिव में हूँ, तो मैं आपको थोड़ा फॉर्मेशन बता देता हूँ। एक्चुअली सेंट्रल एक्साइज का जो जॉब है वो बहुत वास्ट है। अब ओके इनको जीएसटी इंस्पेक्टर्स बोलते हैं, हमारा एक्साइज सेल हो गया जीएसटी इंस्पेक्टर्स, और हमारी ओके कस्टम्स में भी पोस्टिंग आती है। ओके। तो फिलहाल तो अभी कस्टम्स का मौका नहीं मिला है, बहुत नए हैं हम। हो सकता है आने वाले समय में मिलेगा एज एन इंस्पेक्टर, और नहीं मिलता है तो एज अ सुपरिटेंडेंट फर्स्ट प्रमोशन के बाद। बाकी जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो मैंने रेंज में ज्वाइन किया था। तो रेंज जो है वो सबसे बेसिक फॉर्मेशन है, आप अगर जीएसटी को देखोगे तो, जहाँ पे ओके। जो डे टू डे वर्क होता है। और उसके बाद फिलहाल मुझे पोस्ट किया गया है प्रिवेंटिव में, जहाँ पे ओके एंटी इवेजन देखा जाता है बेसिकली, कि अगर कहीं पे इवेजन हो रहा है तो हम वो चेक करेंगे, रादर देन जो नॉर्मल डे टू डे वर्क है। इसके अलावा काफी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे लीगल हो गया, टेक्निकल हो गया, एडजुडिकेशन हो गया, सबके अलग अलग अपने अपने काम है। जैसे जैसे आप डिपार्टमेंट को समझोगे थोड़ा थोड़ा सीखने मिलता है। हमारी भी जैसे ट्रेनिंग वगैरह हुई है तो हमें काफी कुछ पता है उसके बारे में, पर जो काम करने में जो चीज सीखने मिलती है वो अभी एक्सपोजर नहीं है उसका। ये है कि मेरे हिसाब से एसएससी में जितनी जॉब है सबसे ज्यादा एक्सपोजर इसी में है। ओके। तो इसमें क्या प्रमोशन है आपका, मतलब कितने साल के बाद आप प्रमोट होते हैं, और क्या आपका आगे का फ्यूचर है, कहाँ तक आप जा सकते हैं? एक्चुअली क्या है कि अगर आप इंस्पेक्टर पे ज्वाइन कर रहे हैं तो फिलहाल प्रमोशन स्लो है थोड़े। वो भी यूआर के लिए मैं बताऊं तो कंसिडरेबली स्लो है। मतलब ऐसा है कि ओके अ, मेरे को हो सकता है मैं 4 से 5 साल में सुपरिटेंडेंट बन पाऊंगा, और उसके बाद 10 से 12 साल या फिर उससे भी ज्यादा में मैं एसी रैंक पे जा पाऊंगा। ओके और फिर उसके बाद डीसी और जेसी होता है, तो वो डिपेंड करता है उस समय क्या सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, वो तो चेंज होता रहता है जैसा आप बताइए हमको। तो ओके उसके ओके हिसाब से। ओके। और वर्किंग आवर्स वगैरह क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि आप सेलेक्ट होने के बाद और जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या इस पोस्ट में रहकर वो तैयारी कर सकते हैं? वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल है या फिर थोड़ा ज्यादा आपका डायनेमिक टाइप का है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए, तैयारी करना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप ओके। डेडिकेटेड हो तैयारी करने के लिए तो आप उस तरह की फॉर्मेशन लो जहाँ पे बहुत ज्यादा आपको वर्कलोड ना हो, जहाँ आपको आपको बहुत ज्यादा डेडिकेटेडली काम नहीं करना पड़ रहा है। तो आप वहाँ पे अपना जो भी डे टू डे वर्क है वो आप 4 से 5 घंटे में आप कर सकते हैं, आप चाहें तो एफिशिएंटली। ओके। उसके बाद जो आपके पास समय बच रहा है आप उसको अपनी पढ़ाई में लगाइए। यहाँ पे काफी लोग हैं जो अलग अलग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है जीएसटी में काम करने में तो जीएसटी इतना वास्ट है कि आप उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो। ओके तो अगर आपको जीएसटी पढ़ना है, अगर आपने ज्वाइन किया है और आपका ये है आपको यहाँ पे स्टे करना है, तो आप जीएसटी में ही ध्यान दीजिए। अगर ओके आपको ये है कि नहीं हमको दूसरी जगह पढ़ाई करनी है तो आप कोई इजी फॉर्मेशन लीजिए, जैसे रेंज में भी पढ़ाई कर सकते हैं आप, टेक्निकल में कर सकते हैं, एजुकेशन में कर सकते हैं, लीगल में कर सकते हैं। इनमें आप जाइए और वहाँ पे आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। 9 आवर्स से वर्किंग आवर्स आप, ऑफिशियल जो टाइम है वो है 9:30 से लेकर 6 o'clock तक का है। तो थोड़ा सा इसमें लीनियंसी कि आप 10 o'clock तक आ सकते हैं, और अगर काम रहा तो आपको 6 के बाद भी रुकना पड़ सकता है। पर जनरली अगर आप इजी फॉर्मेशन में हैं तो आप नहीं, जरूरत है आपको रुकने की। तो मेरे हिसाब से एम्पल टाइम है पढ़ाई करने के लिए। एक चीज है कि हम जैसे बैंगलोर में पोस्टेड है, मैं बता देता हूँ कि मैं बैंगलोर जोन में हूँ। तो ओके और उसमें भी मैं बैंगलोर में हूँ, तो बैंगलोर में थोड़ा ट्रैफिक वगैरह का इशू है, तो आने जाने का जो कन्वेंस का टाइम जा रहा है वो आपको मान के चलना होगा कि उसमें भी आपकी पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ना ईजी है, यदि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते मतलब आपके पास अगर आप चाहें तो आप वहां पे पढ़ सकते हैं, बस डेडिकेशन होना चाहिए, है ना? पर हो। डेडिकेशन के ऊपर है, और इस चीज के ऊपर है कि आपके बहुत चीजें देखो सर्कमस्टेंशियल हो जाती हैं, आपके ओके। बॉसेस के ऊपर भी हो जाता है थोड़ा। हाँ ठीक हाँ है। हाँ।
पर वो फिर आपका ये है कि अगर कोई व्यक्ति मैनेज करना चाहे तो इजीली मैनेज कर सकता है, बहुत ज्यादा ओके। दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है जब आप ज्वाइन करते हैं तो? तो हमारा, मैं आपको इन हैंड बता देता हूँ सीधे। हमारा इन हैंड आता है लगभग, जब मैंने स्टार्ट किया था तो 69 के अराउंड आ रहा था। वो मेरा ओके। फिलहाल शायद तक मेरे एक या दो वो लगे हैं हम्म। इंक्रीमेंट्स। तो हम्म। फिलहाल मेरा आ रहा है लगभग 72 के अराउंड आता है मेरा इन हैंड। ओके, तो ये इसमें मेरा डिपेंड एचआरए करता है। इंक्लूडेड है। यदि हम्म। मैं क्वार्टर्स ले लेता हूँ तो इसमें से मेरा एचआरए लगभग 14,000 के आसपास कट जाएगा। तो जो अच्छा बचता अच्छा। है वो आएगा। तो ये डिपेंड करता है सिटी के ऊपर भी, एक्स वाई जेड सिटी। तो आप भी आई थिंक आपका एक्स सिटी में है तो मैं एक थोड़ा सिटी आपका में। ज्यादा। हाँ, तो जी जी जी। जो वाई सिटी और जेड सिटी में थोड़ा सा कम होगा उनका, है ना? थोड़ा थोड़ा कम है, 4-5 हजार का फर्क आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रोफाइल का। बस आप जब तैयारी कर रहे थे, आप 18 के बैच के, तो आपकी है क्या जी। स्ट्रैटेजी रही थी कि आप कैसे तैयारी किया आपने, कहाँ से पढ़ा, कैसे मैनेज किया टाइम? तो ये आप थोड़ा लोगों को बताइए, जो एक्सपीरियंस है वो भी थोड़ा आपसे कुछ एडवाइस ले सकें। जी, मैं एक्चुअली अपने बैकग्राउंड से स्टार्ट कर देता हूँ। तो बिल्कुल। मैंने अपना पीसीएम से 11th 12th किया था। हम्म। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी है। तो ओके। 2013 में मैं पास आउट हुआ था अपने स्कूल से, और उसके बाद मैंने 4 साल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी। 2017 में मैं वहां से पास आउट हो गया। और फाइनल ईयर में मेरे पास एक जॉब ऑफर था टीसीएस का। तो हम्म। वो मैंने ले लिया और मैं साथ साथ में काम करने लग गया टीसीएस में। तो मेरा अराउंड 4 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस पिछला टीसीएस का। तो जब मैं टीसीएस में काम कर रहा था तो एक्चुअली मैं फाइनल ईयर से ही सोच रहा था कि मैं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। पर मैं श्योर नहीं था कि मैं किस एग्जाम के लिए करूँ, कि क्या मैं बैंकिंग साइड जाऊं या क्या मैं एसएससी की तरफ जाऊं या क्या मैं किसी और दिशा में देखूं। क्योंकि मेरे को, क्योंकि आप इंजीनियरिंग करते हो तो आपके लिए काफी चीजें खुली होती हैं। मैं चाहता तो गेट कर सकता बिल्कुल। था या फिर कैट कर सकता था। तो मेरे को पर्सनली थोड़ा फील आया कि क्या मुझे गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली मैं बिहार से हूँ तो वहां का आप समझ हाँ जाते हो। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। वही सीन बैठा मेरा कि यार ऐसा करना चाहिए कि अ, मैं गवर्नमेंट की तरफ जाता हूँ। तो मैंने गवर्नमेंट में सोचा कि यार ऐसी कौन सी एग्जाम है जो मेरे लिए सूट करती है। तो हम्म। मैंने एसएससी का पूरा, मैंने काफी एग्जाम का सिलेबस देखा। एसएससी सीजीएल का सिलेबस मेरे लिए परफेक्ट फिट था। उसमें हम्म। क्या हुआ कि आपके प्री में 25 और 25 नंबर मिला के 50 नंबर इंग्लिश और मैथ्स के थे। जी। और उसके बाद मेंस में आपके 400 नंबर इंग्लिश और मैथ्स के थे। और हम्म। उसके बाद जो आपका ऐसे राइटिंग होता है वो भी 100 नंबर इंग्लिश का था। और जी इंग्लिश और बिल्कुल। मैथ्स ही मेरे स्ट्रॉन्ग सूट्स रहे हैं हमेशा से। तो हम्म। मेरा ये था कि मैं लगभग, अगर ये आप टोटल 700 नंबर मिला लो तो इसमें से 650 नंबर सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश के हैं। बिल्कुल। तो मेरा सीधा सीधा रुझान गया कि मैं कोशिश करता हूँ इंग्लिश और मैथ्स पढ़ने की। क्योंकि मेरे को हम्म। बाकी 50 नंबर से बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। रीजनिंग मेरे को हम्म। बन जाती है, अपने आप बन जाती है, मेरे को बहुत ज्यादा उसके लिए पढ़ना भी नहीं पड़ा। रह गया जीके। जीके मैंने काफी पढ़ा, उस हिसाब से मेरे रिवॉर्ड्स भी ठीक आए। जितना मेरा जीके का था, मेरे लगभग 30 के अराउंड नंबर आए थे, जो कि वेल इनफ होता है एसएससी के लिए। ओके। ओके। उसके बाद मेरा मैथ्स और इंग्लिश का, जैसा मैंने बताया, मेरा था ही स्ट्रॉन्ग सूट था, तो मैंने उन पे बहुत मेहनत करी। बहुत मेहनत इन द सेंस कि इंग्लिश में मेरे को ग्रामर आती है। तो ग्रामर मेरे को हम्म। पढ़ना नहीं पड़ा। इवन मेरा ऐसा है कि मेरे को टेंस वगैरह नहीं समझ आते हैं। मैं आज भी आपको 12 के 12 टेंस के नाम नहीं बता सकती। पर ओके। ये है कि मैं पढ़ के बता सकता हूँ कि ये चीज गलत है या सही है। और यही चीज आपको क्लोज टेस्ट में काम आएगी। एक्टिव पैसिव आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। बाकी चीजें काफी इजी है। रह जाती है वो कैब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो कैब अगर आपको नहीं, आप एक जगह वो कैब पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे लाइफ में, वो आपको जीवन भर रिवॉर्ड देती है। आप उसको रीप बिल्कुल। करते रहोगे बेनिफिट्स उसके। तो मैंने वो कैब पे बहुत काम किया था अपनी। हम्म। एक बुक आती है, पैरामाउंट की बुक है या कौन सी बुक है मेरे को नहीं, एक किरण की बुक है ओके। इंग्लिश की। तो उसमें लास्ट हम्म। जितने ईयर्स में जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, लगभग हम्म। 700 सिनोनिम्स, 700 एंटोनिम्स, हम्म। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीजें। तो हम्म। ये सब मैंने बाय हार्ट कर ली थी उस टाइम। मतलब मेरा ऐसा था कि मैं डेली के 100 वर्ड नए पढ़ता था, और पुराने के अगर मैंने 500 वर्ड पढ़े हुए हैं तो वो रिवाइज करता था। हम्म। तो इस चीज से मेरे इंग्लिश पे बहुत फर्क पड़ा। इंग्लिश इवन मेरा मेंस का स्कोर 200 आउट ऑफ 200 था आफ्टर ओ, नॉर्मलाइजेशन। दैट्स गुड। तो बिफोर नॉर्मलाइजेशन मेरा 200 आउट ऑफ 187 आउट ऑफ 200 था। मैथ्स पे मैंने इंग्लिश से डबल ट्रिपल मेहनत करी थी, पर मैथ्स में मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आए। अच्छा अच्छा। मैथ्स के मेरे नंबर और थोड़े अच्छे होते तो मेरे को मेरी बहुत ज्यादा डिजायर्ड लोकेशन मिल जाती। जॉब तो मैं यही ओके। पसंद करता फिर भी। ओके। लोकेशन का मेरा सीन हो जाता कि मेरे को शायद भोपाल जोन मिल जाता, यदि मेरे मैथ्स ओके। में डिजायर्ड नंबर आ जाते तो। मैथ्स में भी मेरा टीयर 1 में 50 आउट ऑफ 50 था, आई गेस 50 आउट ऑफ 50 था, या 48 या 46 था, मेरे को ध्यान नहीं है। बाकी सेकंड ईयर में मेरा बिना नॉर्मलाइजेशन के 110 आया था 200 में से, क्योंकि 2018 का मेरा शायद फर्स्ट डे ही था। और बहुत कैलकुलेटिव पेपर आ गया, बहुत ज्यादा। और ओके। मैंने तैयारी करी थी 2017 के हिसाब से, क्योंकि आप सोचते ओके। हो कि जो प्रीवियस ईयर पेपर से उनका प्रीवियस इफेक्ट ईयर। आता है। तो ज्योमेट्री बहुत अजीब टाइप की पूछी गई थी 2017 में, अगर किसी ने उस समय की पढ़ाई करी हो तो।
तो मैंने उसमें बहुत टाइम दिया 2017 वाले क्वेश्चंस में। दिक्कत ये हो गई 2018 के क्वेश्चंस इजी आए पर कैलकुलेटिव आए, और मेरी इस हम्म। तरह की प्रिपरेशन नहीं थी। तो हम्म। मैथ्स में मेरा थोड़ा ऐसा खेल हो गया, तो करते करते मेरे जितने जिस हिसाब से जितने नंबर आए, मेरे जो लास्ट 100 नंबर से ऐसे के उसमें मेरे काफी अच्छे नंबर आए थे, 76। मतलब मैं आज तक ऐसे आदमी से नहीं मिला हूँ जिसके मेरे से ज्यादा नंबर हो। ओके। उसके बाद में अ, उसके बाद में मैंने सब देखने के बाद में मेरा एक्चुअली मेरी वाइफ भी आईटी में वर्किंग है। तो मैंने ओके। कोशिश करी कि कुछ ऐसा हो कि जहाँ पे हमको लोकेशन ऐसी सूट करे जहाँ पे हम दोनों मिलके रह सकें अच्छे से। हाँ तो हाँ। इसके लिए बैंगलोर हमको सबसे ज्यादा सूट किया, तो फिर हम बैंगलोर आ गए। तो प्रिपरेशन का यही था कि मैंने मैथ्स में किरण से पढ़ाई करी थी, पूरी किरण की हम्म। पढ़ाई करी है मैंने। ओके। और हमारे लिए एक वरदान हुआ कि जियो उस समय आ गया था, तो काफी ज्यादा हाँ। नेट पे हम पढ़ाई कर पाए। तो मेरी ओके ओके। मोस्टली जो पढ़ाई है वो यूट्यूब पे कुछ अच्छे टीचर्स हैं, यदि हम्म। अलाउड हो तो मैं नाम ले सकता हूँ, नहीं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और नहीं तो फिर मैंने अपना किरण से मैंने जो किरण के सारे क्वेश्चंस लगाए मैंने ऑलमोस्ट। जो टॉपिक्स मुझे नहीं आते थे, जो मुझे आते थे उनकी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। जैसे प्रॉफिट एंड हम्म। लॉस के मैंने लगाए, क्योंकि वो थोड़े काफी वेटेज उनका बहुत। तो एक्चुअली हुआ क्या ना कि मतलब मेरा ये फंडा जो मैं बहुत बहुत लेट सीखा हूँ चीज आगे आके लाइफ में, कि कोई भी हम्म। एग्जाम अगर पढ़नी है तो बस पढ़ने मत बैठ जाओ। ऐसा नहीं कि पहला हम्म। चैप्टर शुरू करो और 12वें चैप्टर तक जाओ, जो कि मैंने स्कूल लाइफ में किया है। अब ये कीजिए कि आपको वेटेज देखना चाहिए कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत वेटेज है, हाँ। उसके अलावा एल्जेब्रा का बहुत वेटेज था, ज्योमेट्री का बहुत वेटेज था। तो इन सब टॉपिक्स को मैंने उठाया और इनको मैंने काफी मेहनत करी इन पे, कि मेरी मतलब इतने में इवन मैं इतने रिवॉर्ड्स भी नहीं ले पाया इससे, क्योंकि मेरे को वही मैंने बताया कैलकुलेटिव पेपर आ गया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में बहुत कैलकुलेशन लगा। बाकी एल्जेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ये क्वेश्चन ऐसे हो गए थे कि मैं देख के कर लेता था उस समय। अब खैर हम्म। पढ़े हुए बहुत समय हो गया, अभी आप करने बोल दोगे तो दिक्कत आ जाएगी। पर उस समय ऐसा था कि मैं देख के बता देता था कि इसका जवाब क्या आना है। तो इंग्लिश और मैथ्स मैंने दोनों ही चीजों पे बहुत फोकस किया, और यही चीज रखी मैंने कि वेटेज देखो किस चीज का कितना वेटेज है, उस हिसाब से तैयारी करो। और इसके अलावा तो एक मतलब आप यूं मान लो ब्रह्मास्त्र है कि आपको मॉक्स लगाना है। तो अच्छा। काफी मैंने लगभग 3-4 अलग अलग कंपनीज के मॉक्स वगैरह ट्राई किए थे। हम्म। और मैंने काफी कोशिश करी कि मैं अलग अलग टाइप के पेपर्स लगा पाऊँ, अलग अलग सेट्स लगा पाऊँ, ताकि मेरा पेपर देने का थोड़ा वो बढ़े, कि कैसे पेपर दिया जाए, किस तरह के क्वेश्चंस को पहले किया जाए, किस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ा जाए। हम्म। इसके अलावा मैंने ये चीज देखने की कोशिश करी कि कैसे मैं ये कर सकता हूँ कि अ, मतलब जैसे मेरा पेपर था 10 से लेके 12 और फिर 2 से लेके 4, ओके। मेंस का बता रहा हूँ मैं। तो मैं इसी ड्यूरेशन में पेपर्स देता था, 10 से लेके 12 में और 2 से लेके 4 में मॉक्स लगाता था मैं, ताकि मेरे को इस टाइम पे बैठने की आदत लगे। क्योंकि ओ। जनरली इंसान या तो रात को लेट नाइट तक पढ़ता है या अर्ली मॉर्निंग उठ हम्म। के पढ़ रहा है। उस समय हम्म। आपको आप बैठ पा रहे हो कि नहीं बैठ पा रहे हो 10 से 12 में और 2 से 4 में, ऐसा तो नहीं कि आप स्लीपी हो जाते हो उस समय में। तो हम्म। आपको इन चीजों को कस्टम करना पड़ता है अपने आप को। तो इन सब चीजों की मतलब मेरी प्रिपरेशन मोस्टली यही रही है कि मेरा मैथ्स और इंग्लिश स्ट्रांग था और मैंने पूरा फोकस उसी पे किया था। आप कोई भी आप अगर स्पोर्ट खेल रहे हो तो आप कोशिश करोगे अपनी स्ट्रेंथ पे खेलने की। अगर हम्म। आप कोई भी चीज अच्छी खेलते हो, कोई चीज कैसे करते हो, तो वही पढ़ाई में मैंने ट्राई किया कि जो चीज मुझे आती है मैं उस पर ज्यादा फोकस करूं, रादर देन मैं 50 नंबर की जीके के लिए अपने 50 घंटे लगा दूं और वो मेरे को इतना ज्यादा ना हेल्प करे। मैंने पढ़ी थी ओके। जीके भी पढ़ी होगी, 50 घंटे से ज्यादा ही पढ़ी होगी। कहने की बात है हम्म। कि मैंने जीके कम पढ़ा है और मैथ्स और इंग्लिश काफी पढ़ा ओके। ओके। तो अनुराग, यहाँ पे जिस तरह अनुराग ने अपने स्ट्रैटेजी बताया है, तो ऐसे आप यूट्यूब टीचर के नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर वो हेल्प कर रहे हैं किसी की तो उनका नाम लेने में है। कोई जी दिक्कत नहीं है। जी जी और जैसा कि अनुराग, जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किया आपने जो बताया। सबसे पहले एक चीज आपने बताया कि प्रीवियस ईयर आपने देखा था 2017 वाला, और उसी के हिसाब से आपने क्वांट में प्रैक्टिस किया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हुआ। तो ये चीज जी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सेम अगर आप प्रीवियस ईयर को लेके चलोगे तो आपका नहीं होगा। थोड़ा सा आपको उसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा, जो एस्पिरेंट्स है उनको ये ध्यान रखना है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सिर्फ प्रीवियस ईयर के भरोसे जाओगे तो हो सकता है कि आपका भी प्रॉब्लम हो जाए, है ना। और जैसे कि अनुराग ने फिर एक चीज बताई कि इंग्लिश में टेंस, जो टेंसेस है उनके 12 नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन उन्होंने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया। यहाँ पे आप दीजिए, देखिएगा कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ना कि आपको ऐसा सब याद रखने की जरूरत नहीं है, जितना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा तो उतना अच्छा आपका मतलब तैयारी और अच्छा होगा। और फिर इन्होंने वेटेज की बात की कि किसका वेटेज ज्यादा है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है उस पर ज्यादा फोकस करना है आपको, ताकि ऐसा ना हो कि आप उस टॉप बराबर अगर सबको दे रहे हैं टाइम, ठीक है, लेकिन जो टॉपिक जिसका वेटेज ज्यादा उस पर ज्यादा फोकस कीजिए।
ये इनका था। फिर इन्होंने मॉक की बात बताई। मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया कि 2-3 कंपनी का उन्होंने मॉक लिया था। तो ये जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ कम मॉक लगा रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपका दिक्कत होगा, क्योंकि जितना मॉक लगाइए उतना प्रैक्टिस होगा। ऐसा नहीं कि आप 4-5 मॉक लगाएं, 10 मॉक लगाएं, खत्म नहीं। आपको कम से कम 60-70-80 मॉक तो लगाने हैं प्री के लिए। और ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो और मॉक सॉरी लगाने सॉरी के टू लिए। इंटरप्ट, बट हाँ बिल्कुल। मॉक्स लगाने हैं और उनका एनालिसिस भी करना है। हाँ यदि आपने एनालिसिस, बिल्कुल बिल्कुल यदि बिल्कुल। आपने आपने अगर 2 घंटे बैठ के मॉक दिया है तो आप कोशिश करो कि आप उनका 2 घंटे एनालिसिस करो कि किस तरह के क्वेश्चंस आपने किए, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे छूट गए, किस तरह के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही है, क्या बिल्कुल। कॉन्सेप्ट है जो आप भूल जाते हो। ये सब चीजें जानना हम्म। बहुत जरूरी है आपके लिए। और बिल्कुल, क्योंकि मैं क्योंकि। आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको थोड़ा क्रेडिट देना बनता है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने अच्छा अच्छा। नाम नहीं लेता हूँ मैं, पर उसने एक्चुअली बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा था जब मैं एसएससी का कर रहा था, उस बैंकिंग का कर रहा था मेरे साथ में ही। तो उसने हम्म। एक्चुअली प्रैक्टिस मॉक के कुछ मॉक्स वगैरह काफी लगाए थे और आईबीपीएस आरआरबी में उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। और अच्छा मतलब ही अच्छा। इज ऑल्सो वेरी ब्राइट किड, बट हम्म। काफी हेल्प होती है मॉक से। ओके। तो हाँ, तो मॉक लगाइए और एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ आपका वीक पॉइंट है, कहाँ स्ट्रांग पॉइंट है, और कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद टाइमिंग की इन्होंने बताई कि 10 से 12 ये लगाते थे। तो ये जरूरी है, क्योंकि आपको एक हैबिट हो जाता है ना, आपको आपकी एक आदत बन जाती है कि आप उस टाइम पे अगर मॉक लगा रहे हैं तो उस टाइम पे आपका ये एक होता है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी टाइप का, मतलब उस टाइम की आदत बन जाएगी, और उस टाइम आपका दिमाग उस टाइम ज्यादा काम करेगा। ये होता है थोड़ा ऐसा, अगर करने से होता है। लोग सोचते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, बट होता है। और एग्जाम्पल आपके सामने है ना, कि इन्होंने किया और इनका सिलेक्शन हो गया। और उनके बाद स्ट्रेंथ की बात बोली इन्होंने कि आपका जिस पे ज्यादा जो सब्जेक्ट आपका ज्यादा, उस पे ज्यादा थोड़ा ध्यान दीजिए। जो सब्जेक्ट वीक है उस पे ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं देना है, बट जिस पे आपका जो आपका स्ट्रेंथ पॉइंट है, मतलब जिस पे आप ज्यादा फोकस करते हैं, जिस पे आपको पकड़ ज्यादा है, उस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। और ऐसा कि अभी ये जब इन्होंने जब सिलेक्शन लिया था उस समय आपका मेंस का जो पैटर्न था वो अलग था। अभी मेंस का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब जैसे इन्होंने तो क्वांट और इंग्लिश, उस समय क्या था कि क्वांट और इंग्लिश था, बट अभी जीए और रीजनिंग भी ऐड हो गया है मेंस में। आई थिंक आप, अगर आपको आइडिया होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अब जो है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए, क्वांट के 30 हो गए, रीजनिंग के 30 हो गए, और इंग्लिश के 45 और जीए के 25 क्वेश्चंस यहाँ ऐड हुए हैं। तो अगर आप क्या है कि आपको रीजनिंग और इंग्लिश पे भी ज्यादा ध्यान देना है। तो आप कुछ एक थोड़ा सा एडवाइस दे सकते हैं, जैसे क्वांट और इंग्लिश का तो आपने बताया। थोड़ा सा रीजनिंग और इंग्लिश के लिए, अगर आप जैसे आपने प्री में तो तैयारी किया होगा, तो कुछ थोड़ा रीजनिंग और इंग्लिश के बारे में भी बता दीजिए, सॉरी रीजनिंग और जीए के बारे में भी बता दीजिए कि कैसे देखिए लोग करें। रीजनिंग का तो मैं बता देता हूँ। हम्म। मतलब क्या पता ऐसे सुनने में एरोगेंट जैसी चीज लगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग आईक्यू का खेल है। हाँ अगर बिल्कुल। अगर आपका आईक्यू है तो आप रीजनिंग बिना पढ़े भी कर सकते हो। ये है ओके। कि क्योंकि आपको टाइम लिमिट में करना है, इसलिए आपको हम्म। प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जब मैं हम्म। कह रहा हूँ कि मैंने रीजनिंग पढ़ी नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने रीजनिंग के मॉक्स नहीं लगाए। ठीक है, बिल्कुल। मैंने रीजनिंग के मॉक्स लगाए हैं, मैंने 25-25 क्वेश्चन बैठ के करे हैं, मैंने उनका एनालिसिस किया है, मैंने हम्म। टिप्स एंड ट्रिक्स याद करने की कोशिश करी है। आपको हम्म। करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम्म। एग्जाम खेल तो है नहीं, आपको अगर निकालनी है तो आपकी सीरियस होना चाहिए आपको एग्जाम के लिए। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप रीजनिंग वहां बैठ के बना देंगे तो ऐसा भी नहीं है, आपको उसकी हम्म। प्रैक्टिस करनी है। जितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं, मुश्किल से मुश्किल 7 या 8 तरह के क्वेश्चन है जिसमें 25 क्वेश्चन वो लोग बना देते हैं। ठीक है, हम्म। काफी ही रिपीटेटिव पैटर्न होता है रीजनिंग का। आपको बहुत बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। उसमें ये करने की जरूरत नहीं है कि आप उसमें हजार चीजें खोज के ला रहे हो कि कैट की रीजनिंग कैसी होती है, सर्कुलर टेबल पे कैसे बिठाएं हम लोगों को। क्योंकि आप हम्म। उससे अपना नॉलेज इंक्रीज कर लोगे पर उसका आपको पेपर में हेल्प नहीं होगा। आपको ओके। पंडित बनने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करो कि इतनी चीजें आपको आए कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। और जीके के लिए मैं बता सकता हूँ कि जीके में दो, आप जीके को दो हिस्सों में बांटो, एक हो गया आपका करंट अफेयर्स और एक हो गया आपका बाकी का स्टैटिक जीके। हम्म। स्टैटिक जीके में ये है कि कुछ टॉपिक्स हैं जो फेवरेट होते हैं। ओके। हर एग्जाम की जो भी बोर्ड है जो ये पेपर सेट कर रही है उसके कुछ टॉपिक्स फेवरेट है। क्योंकि उन्हें भी सरकार को ये दिखाना है, जो भी उनके ऊपर के लोग हैं उनको ये दिखाना है कि हम लोग हमारा जो कल्चर है वो प्रमोट कर रहे हैं। तो उनको ये बिल्कुल। चीज जरूरी है बताना कि हमने बुद्धिज्म से कोई क्वेश्चन पूछा है, हमने हम्म। जैनिज्म से कोई क्वेश्चन पूछा है, हमने गांधी जी का कोई क्वेश्चन पूछा है, हमने हम्म। पॉलिटी का कोई क्वेश्चन पूछा है, हमने हम्म। ज्योग्राफी के ये रिवर्स वाले क्वेश्चन पूछे हैं जो हमारे लिए सांस्कृतिक विरासत है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ओके। आप उनका माइंडसेट पकड़ो कि हम्म। एग्जामिनर क्या चाह रहा है आपसे। आपको हम्म। ये पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके लिए पढ़ना जरूरी है। उसके बिल्कुल। बाद जो साधारण चीजें हो गई, जैसे आपको बैटल्स की डेट्स याद करनी है, ये सब हो गई, वो कुछ तो देखो आपको चीजें रटनी पड़ेंगी, आप चाहे कितने भी वो हो। आप ये नहीं हम्म। कर सकते हो कि अगर मेरा
200 नंबर का पेपर है तो मैं 150 नंबर की तैयारी करूँ और 50 नंबर छोड़ दूं, ये करना अथाह बेवकूफी है। ओके। कोशिश करो आप कि आपको हर चीज में इतना आए कि कम से कम आप उधर 25 नंबर और रीजनिंग में 40 से 45 नंबर तो लाओ, क्योंकि वहां के 100 के बाद में आपकी रैंक ये नंबर बनाएंगे। बिल्कुल आप इंग्लिश और बिल्कुल मैथ्स में बिल्कुल। 100 ला सकते हो, पर हम्म जो आपकी रैंक बनती है वो बाद के 100 से बनती है। हम्म इसलिए आपको उस पर फोकस करना है, एकदम हम्म शेयर हम्म डेडिकेशन चाहिए कि आपको लास्ट के जो आपके, मान लीजिए लास्ट का 1 मंथ बचा है ना, तो हम्म, काफी लोग हैं यूट्यूब पे जो आपको करंट अफेयर्स के वीडियो डाल के देते हैं कि बिल्कुल। पिछले 6 महीने में क्या चीजें हुई हैं। आप उनको हम्म, उठाओ, आप रट डालो। अगर आपको नहीं भी याद हुई है ना, आपको पेपर के दिन क्वेश्चन पढ़ के और 4 ऑप्शन देख के याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये तो था। ठीक बिल्कुल। है, काफी साधारण चीज है, पेपर निकालना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल। तो काफी इजी है कि आप कोशिश करें इन चीजों की। करंट अफेयर्स आप ऐसे पढ़ लो, काफी इजी है। आप चाहो तो लिख के पढ़ोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, मैंने भी करंट अफेयर्स लिखे थे, जबकि कोई हम्म, दिमाग की चीज नहीं है वो, आपको क्या जरूरत है लिखने की, पीडीएफ में मिलती है। पर लिख के पढ़ोगे तो हो सकता है लिखने में याद होंगी आपको चीजें, ऐसा मुझे बिल्कुल। लगता है। इसके अलावा आप और स्टैटिक, हाँ कहिए। नहीं नहीं, आप बताइए, आप बिल्कुल। स्टैटिक नहीं, जैसे कि इतना ही था यार भाई, बहुत अच्छा अच्छा। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। हाँ समय आप ठीक है दो उन ठीक। चीजों पे जो आपको बाद में काम आने वाली हैं। बाकी अच्छा आप अच्छा। आपके इधर देखो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री मेन है। आपको हम्म साइंस बहुत टफ हो जाएगा पढ़ना अगर आपने साइंस बहुत समय से नहीं पढ़ा है तो आप ये हम्म। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मेरी राय है, बाकी आपकी इच्छा पे। कोशिश करो कि जो चीजें आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन पे आप मेहनत करें, ठीक बस है। यही। एक चीज आपने बोला था कि आपने टीसीएस ज्वाइन किया था और साथ साथ आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपने ड्रॉप लिया था या साथ साथ प्रिपरेशन हो रहा था आपका? नहीं नहीं, मैंने साथ में प्रिपरेशन किया है हाँ, तो एक्चुअली। ये चीज एक बड़ी लोगों को बहुत ये होता है कि क्या हम जॉब के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल है। और एक अच्छी पोस्ट पे है, ठीक है, अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप जॉब करने के साथ साथ एसएससी सीजीएल एसएससी का कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर आपको जाना है सरकारी नौकरी में लेना है तो ऐसा नहीं कि आप जॉब छोड़ दीजिए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल नहीं, आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये स्ट्रैटेजी मुझे बताइए कि जॉब के साथ क्या चैलेंजेस हुए आपके, है ना, क्या चैलेंज आपको फेस करने को देखने देखिए, को मिला, जॉब के मतलब। साथ आपका सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा कि हम्म यदि आप आपकी नौकरी में बहुत ज्यादा डेडिकेटेड ना भी हो, तो हम्म, आपको आपके 9 घंटे तो देने ही पड़ते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। उन 9 घंटों में बहुत कम लोग आपको अलाउ करेंगे कि आप आपके घर की पढ़ाई करो रादर देन आप आपकी जॉब का काम कर रहे हो। हम्म तो आपको ये बैलेंस बना के चलना है कि आपके पास बच रहे हैं 24 में से 9 घंटे काट के, जो समय आपके पास बचा है वही समय है। इन हम्म 15 घंटों में नींद अच्छी लो, क्योंकि हम्म, लेनी ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल। कि अगर सो नहीं रहे हो तो कुछ नहीं कर रही। बात तो तो सही है। हाँ, नींद अच्छी लो। उसके बाद जो आपका समय बच रहा है उसमें आप ये कोशिश करो कि आप अपने जो दोस्तों के साथ आप जो टाइम दे रहे हो ना, जो आप चिल करते हो, उससे जो आपका माइंड रिलैक्स होता है वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आप अगर डेली 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हो हम्म तो आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा, हम्म, रादर देन आप लास्ट के 1 महीने 8 घंटे पढ़ रहे हो। बिल्कुल। मतलब कंसिस्टेंसी मैटर करती है, कंसिस्टेंसी मैटर बहुत करती मैटर है। करती है। हम्म अगर आपने मॉक्स लगाना छोड़ दिए हैं, अगर आपने क्वेश्चंस देखना छोड़ दिए हैं, अगर आपने हाथ चलाना छोड़ दिया है, अगर आप मैथ्स के क्वेश्चंस के वीडियोस देख रहे हो, तो कोई फायदा हम्म नहीं होगा। हम्म, कोशिश करो आप क्वेश्चंस बनाने की। कोई भी टफ बिल्कुल। क्वेश्चन देखो तो पेन पेपर जहां मिले लेके शुरू हो जाओ, हम्म बैठो मत। हम्म। ये तो चीज करोगे तो काफी हेल्प होगी आपके पेपर में। मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं और 2 से 3, 3 से 4 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे भी दे रहे हैं आप, तो अब काफी है इनफ है। आपके लिए, इनफ है। देखिए, ये पढ़ाई ना हर आदमी के लिए स्पेसिफिक होती है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। कोई किसी व्यक्ति को हो सकता है ज्यादा समय लगता हो पढ़ने में, किसी व्यक्ति हम्म को हो सकता है कम समय लग रहा हो। ये है कि आप अपने आप को पहचानो कि आपके लिए क्या सही है, किसी और का पैटर्न मत फॉलो करो। ये देखो आपको क्या सूट कर रहा है, जो चीज आपको सूट कर रही है उस हिसाब से अपना दिन कस्टमाइज करो कि यार मैं इस समय पे तो ये मुझे जॉब पे जाना ही है 9:30 से 6 पे। इसके हम्म अलावा जो मेरे पास समय बच रहा है इसमें कौन सा समय मैं पढ़ पाता हूँ, अच्छा ज्यादा एफिशिएंटली पढ़ पाता हूँ। हम्म, ऐसा तो नहीं है कि मैं 3 घंटे ज्योमेट्री पढ़ा और मेरे को दिमाग में कुछ नहीं घुसा। हो सकता है आप वो किसी दूसरे आर में आप 1 घंटे में ही उतना पढ़ लें। तो आप अपने बिल्कुल आप को पहचानिए, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। बिल्कुल। तो मतलब जॉब के साथ साथ भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक लाइव बिल्कुल कर एग्जांपल है सकते आपके सामने। तो अनुराग, एक बस आप एक फाइनल एडवाइस आप हमारा जो भी एस्पिरेंट्स है उनको ऑल द बेस्ट बोल दीजिए, और एक फाइनल एडवाइस दे दीजिए जो अभी टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं, एक छोटा सा एडवाइस दे दीजिए आप हैं। कि मतलब एक तरह से आप एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करें, ये आप बता दीजिए, क्योंकि अभी सबसे बड़ी चीज होती है ना कि लोग एग्जाम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। प्रैक्टिस करते हैं, मॉक में अच्छे स्कोर करते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि मॉक में अच्छे जी, स्कोर कर रहे हैं,
घर पे अच्छा कर रहे हैं लेकिन एग्जाम के टाइम में उनका कुछ अलग हो जाता है, मतलब वहां पे जाके स्कोर नहीं कर पा रहे। तो ये आप एक एडवाइस दे दीजिए कि एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करें। देखिए, एग्जाम प्रेशर का तो ऐसा है कि पहली चीज आप ये मत सोचो कि दुनिया में सिर्फ एक ही दरवाजा है। बिल्कुल। क्योंकि यदि आप एसएससी सीजीएल की पढ़ाई कर रहे हो, तो उस सिलेबस में आप अगली 15 और एग्जाम्स होती हैं जो आप निकाल सकते हो उसमें। सिलेबस इतना मैच करता है, हमारी कंट्री में एग्जाम्स का सिलेबस इतना मैच करता है। ठीक है। तो इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि इसमें नहीं हुआ तो कहीं नहीं हो रहा है। ठीक है। एम हमेशा हाई करना चाहिए। ये मत सोचो कि एसएससी सीजीएल नहीं निकालनी है, इसकी पढ़ाई करता हूँ दूसरा निकलेगा। निकालना तो एसएससी सीजीएल ही है, यदि आपका वो एम है। तो अगर आपको आईएएस आईएएस एम है तो आप आईएएस एम करिए। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एम अपना हाई सेट रखो। जो उसकी रिक्वायरमेंट है उतना करो, उससे थोड़ा ऊपर ही करो। क्योंकि एग्जाम वाला दिन ना आपके हिसाब से नहीं जाएगा। ये चीज सबके बिल्कुल। साथ होती है। मेरा जिस दिन पेपर था, बारिश का मौसम था, मेरा एडमिट कार्ड भीग गया। हमारा आयन डिजिटल का सेंटर था, ऊपर उसमें टापरे की छत थी, बारिश हो रही थी, टप 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 आवाज में मैथ्स का पेपर मेरा वैसा नहीं हो पाया जैसा मैं नॉर्मली घर पे लिख रहा था। ठीक है। तो हर चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं जाएगी। इसका बिल्कुल। ये मतलब नहीं है कि आप स्ट्रेस लो उस चीज का। जीवन में बिल्कुल। करने को बहुत कुछ है। जिनके एग्जाम निकलते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, जिनके एग्जाम नहीं निकलते हैं और भी अच्छा कर रहे हैं। तो इतना आप लोड मत लीजिए। इतना कीजिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, उतना करो। कि अगर मॉक्स लगाने हैं, हर दिन का एक मॉक लगाना है तो लगाओ। ठीक है। उसमें कोताही मत बरतो। उसके बाद रिजल्ट की चिंता आप चाहे करोगे चाहे ना करोगे, रिजल्ट वही आएगा जो आना है। तो स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। कोशिश करो कि जितना मेरे मेरे से जितना रिक्वायर्ड है, जितना मतलब जितना एग्जाम मुझसे मांग रही है, अगर मैं एग्जाम को उतना दे रहा हूँ तो एग्जाम आपको दे देगी वापस। ये कोशिश कीजिए बिल्कुल। आप। और बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है सबके लिए। ठीक है, तो मेहनत बेकार नहीं जाती है ना, और कोशिश कभी करने नहीं वालों जाती। के, हाँ, जो कोशिश करते मतलब हैं वो कभी हारते नहीं है। ये आपको सोचना है। अगर एक एग्जाम खराब हुआ तो आपके पास 15 और दरवाजे हैं, एक दरवाजा अगर आपको नहीं खुल रहा है तो, है ना। तो ये जी। एडवाइस है हम अनुराग का। और थैंक यू अनुराग, आप हमसे जुड़े और आपने इतना अच्छा एक जेन्युइन आपने एडवाइस दिया कैसे स्ट्रेटेजी होती है। तो आई होप कि लोगों को आपसे इंस्पिरेशन मिले। और थैंक यू सो मच फॉर दिस ठीक है भाई। इंटरव्यू। ओके, ओके, थैंक यू।